देखिए, जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में कल 20 जून टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स मॉडल सेट 2 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिजिक्स मॉडल सेट 2 को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? पहला प्रश्न 1 नंबर कहता है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? उत्तर, चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। सभी गैसों से अणुओं का माध्य तापीय वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक है, अतः गैसें चंद्रमा पर न ठहर कर उसके वातावरण से ही पलायन कर जाती है। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र लिखिए। उत्तर, m के पावर में -1, l के पावर में 3 और t के पावर में -2, यानी m-1 l3 और t-2 बीमीय सूत्र होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का। आगे देखिए सवाल नंबर 3, स्टील और रबड़ में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों? स्टील और रबड़ में से कौन सा अधिक इलास्टिक है और क्यों? आंसर, उत्तर, रबड़ और स्टील मतलब लोहा में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील अधिक इलास्टिक है। चूंकि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ की तुलना में अधिक होता है, इसी कारण से स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ, अधिक इलास्टिक होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। सयनता गुणांक को परिभाषित कीजिए। सयनता गुणांक क्या है समझिए। उत्तर, किसी द्रव का सयनता गुणांक उस शयन बल के बराबर होता है जो एकांग पृष्ठ क्षेत्रफल वाली द्रव की 2 परतों के बीच कार्य करती है। जब परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो, इसे स्मॉल n से सूचित करते हैं, यानी कैपिटल F शयन बल सयनता बल बराबर स्मॉल n इंटू ए इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, जहाँ F क्या है? सयनता बल है, स्मॉल n क्या है? सयनता गुणांक है, कैपिटल A क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स क्या है? वेग प्रवणता है। ठीक है, जहाँ स्मॉल n एक नियतांक है जिसे द्रव का सयनता गुणांक कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 5, उस तापमान की गणना कीजिए जिसका अंकीय मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। उस टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है जिसका वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर इक्वल होता है, बराबर होता है। तो देख लीजिए कैसे बनाए हैं। सूत्र का प्रयोग किए हैं, c/5 बराबर F-32/9। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर है, तो मान लेंगे c बराबर F बराबर x। ठीक है, और इसको x का वैल्यू c और F के स्थान पर रखकर सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्रियान्वित करने वाले कण के वेग और विस्थापन के बीच कालांतर क्या होता है? क्या एंगल होता है? आंसर, 90 डिग्री, π/2 डिग्री। आगे देखिए सवाल नंबर 7, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच एक अंतर लिखिए। समझिए अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर होता है। आंसर,
अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के समांतर होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। आगे देखिए सेक्शन बी में। आगे सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को, सवाल नंबर 8 को समझिए। केपलर के ग्रह गति नियम क्या हैं? समझिए केपलर का ग्रह का गति नियम क्या है। उत्तर, केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहला ए नंबर, कक्षाओं का नियम, यानी सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर यानी फोकस पर स्थित होता है। दूसरा यानी बी नंबर, क्षेत्रफल का नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। आगे सी नंबर, आवर्तकाल का नियम, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, अर्थात t² समानुपाती r³। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का पहला ए नंबर देखिए, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए। जानिए प्रतिबल क्या होता है। आंसर, किसी पिंड पर आरोपित प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। दूसरा बी नंबर देखिए, विकृति को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है, यानी बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति यानी स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी विकृति बराबर होता है वस्तु की लंबाई में हुआ परिवर्तन बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई। आगे देखिए सी नंबर सवाल 9 का सी समझिए, प्रत्यास्थता और प्लास्टिकता के बीच अंतर स्पष्ट करें। समझिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिकता में क्या अंतर है। आंसर, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसमें विकृति आती है, परंतु उस बल को हटाने पर वह पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। जबकि ऐसी वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटाए जाने पर वे अपने प्रारंभिक पूर्ण आकार या रूप में नहीं वापस लौटती है तथा सदैव के लिए विरूपित यानी बर्बाद हो जाती है, वे वस्तुएं पूर्णतः प्लास्टिक कहलाती है तथा इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। जैसे रबड़, स्ट्रिंग इलास्टिक वस्तु है, ठीक है, और सभी प्लास्टिक की वस्तुएं प्लास्टिकता वस्तु है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। स्टोक का नियम क्या है? बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्टोक के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। समझिए स्टोक का नियम किसे कहते हैं और इसको हम लोग अभी बीमीय सूत्र की सहायता से बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा प्रूव करेंगे स्टोक के नियम को। आंसर, स्टोक के नियम के अनुसार जब कोई पिंड शयन माध्यम से गुजरती है तो उस पिंड पर तरल माध्यम के द्वारा शयन बल लगता है जो पिंड के वेग, गोल पिंड की त्रिज्या एवं माध्यम की शयनता गुणांक के समानुपाती होता है, अर्थात शयन बल कैपिटल F समानुपाती NRV, जहां स्मॉल n शयनता गुणांक है, स्मॉल r गोल पिंड की त्रिज्या है और स्मॉल v पिंड का वेग है। ठीक है, समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा 6 पाई, यानी F बराबर 6 पाई इंटू NRV। चलिए इसको प्रूफ करते हैं बीमीय विधि से। प्रूफ को समझिए। माना F बराबर K इंटू N के पावर में A इंटू R के पावर में B इंटू V के पावर में C, जहां K बराबर 6 पाई और A B C N R तथा V का बीमीय घात है। उपरोक्त सभी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लेने पर, सभी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ले लेंगे। 6 पाई तो कांस्टेंट राशि है तो 6 पाई का बीमीय सूत्र नहीं होगा। बाकी बल का जानते हैं MLT के पावर -2 होता है,
स्मॉल एन सैनता गुणांक का होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर में -1। उसके बाद स्मॉल आर त्रिज्या है जिसका सिर्फ एल होगा। उसके बाद स्मॉल भी वेग है जिसका एल टी के पावर में 1 होगा। सभी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र को लेकर पावर को गुना करके दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 आ जाएगा हल करने के बाद। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, a बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 और c बराबर 1 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा F बराबर K इंटू एन के पावर में 1, R के पावर में 1, V के पावर में 1, यानी हो जाएगा बराबर K इंटू एन आर भी। अतः F बराबर 6 पाई इंटू एन आर भी, जहाँ K बराबर 6 पाई है। प्रूव्ड हो गया। स्टोक का समीकरण बीमीय सूत्र से प्रूव्ड हो गया। अब आगे देखिए सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 कहता है सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी सिंपल लोलक के लिए टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल का सूत्र यानी व्यंजक आपको प्राप्त करना है। पहले उत्तर में फिगर को समझिए और देखिए। फिगर में गोलक को थीटा कोण से विस्थापित यानी घुमाया गया है। चलिए आगे आवर्तकाल का सूत्र यानी व्यंजक को प्राप्त करते हैं। आंसर, माना गोलक को थीटा कोण से विस्थापित किया गया है, अतः प्रत्यानयन बल कैपिटल F है जिसका मान होगा F बराबर -mg साइन थीटा। समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर g का मान नेगेटिव में इसलिए लिए हैं क्योंकि g नीचे के तरफ काम करता है। ठीक, दूसरा समीकरण F बराबर ma हम लोग पढ़े हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यानी F बराबर ma समीकरण 2 हो गया, जहां a गोलक का त्वरण है। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं बाएं साइड दोनों का F बराबर है तो दाएं साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी -mg साइन थीटा इक्वल टू ma। दोनों तरफ बाएं दाएं m कट जाएगा तो बचेगा स्मॉल a बराबर त्वरण बराबर -g साइन थीटा। चूंकि यहाँ थीटा का मान बहुत कम है इसलिए साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं मैथ के रूल के अनुसार, यानी a बराबर हो जाएगा -g थीटा। हम जानते हैं कि थीटा बराबर x/l यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो थीटा बराबर x/l हो जाएगा जहां l गोलक का लंबाई है। ठीक है, इस थीटा का मान x/l को a वाला समीकरण में प्रूफ करेंगे यानी बैठा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर -gx/l। ठीक है, थीटा का मान x/l को रख देंगे ऊपर का समीकरण a बराबर -g थीटा में, तो आ जाएगा a बराबर -gx/l। अब हम जानते हैं कि a बराबर होता है -ω² इंटू x, उसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा -ω² इंटू x बराबर -gx/l जो पहले से है। माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, x दोनों तरफ कट जाएगा तो बचेगा ω² बराबर g/l, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट अंदर g/l। अतः सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t बराबर 2π/ω। t बराबर होता है 2π/ω। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2π का मान पुट कर देंगे यानी 2π रूट अंदर g/l, तो t बराबर अंतिम में लिख सकते हैं 2π इंटू रूट अंदर l/g। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग का सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र निकला t बराबर 2π इंटू रूट अंदर l/g। आगे देखिए सवाल नंबर 12, Cp का मान Cv से अधिक क्यों होता है? एक आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R को सिद्ध करें। अतः स्थिर दाब पर मोलर ताप धारिता को Cp कहते हैं और स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता को Cv कहते हैं। जब किसी गैस को नियत आयतन पर गर्म किया जाता है तो गैस पर किए गए कार्य से निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि स्थिर दाब पर जब किसी गैस को गर्म करते हैं तो दाब पर काबू पाने के लिए कार्य किया जाता है और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ आयतन में विस्तार होता है, आयतन में वृद्धि होती है। इसीलिए
यह कहा जा सकता है कि Cp Cv से बड़ा होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग अभी प्रूव करेंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यानी Cp का मान Cv से अधिक होता है। प्रूफ, हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस Pv होता है, समीकरण 1, एवं आदर्श गैस समीकरण होता है Pv बराबर nRT। Pv बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण है, जिसको समीकरण 2 दे देंगे। यदि स्मॉल n 1 मोल हो तो Pv बराबर RT हो जाएगा। इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो H बराबर U प्लस RT आ जाएगा। अब क्या करेंगे, T के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो dH बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस R इंटू डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो बचेगा dH बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी इक्वल टू R। dH बाई डी टी को Cp कहते हैं और डी यू बाई डी टी को Cv कहते हैं, तो हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। प्रूव्ड हो गया हमारा इक्वेशन। आगे देखिए सवाल नंबर 13 को, सवाल नंबर 13 को समझिए। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? समतापीय एवं रुद्धोष्म प्रक्रिया में इसके प्रयोग पर चर्चा करें। उत्तर, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है Cp Cu से बड़ा होता है, यानी जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को उष्मा देते हैं तो संपूर्ण उष्मा उसके ताप बढ़ाने में खर्च हो जाता है, परंतु जब स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस को उष्मा देते हैं तो कुछ भाग आयतन बढ़ाने में खर्च होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में खर्च होता है। अतः Cp Cu से बड़ा होता है। गणितीय रूप में डी थीटा बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू प्रयोग समतापी प्रक्रम के लिए, यदि टी बराबर कांस्टेंट हो तो डी यू 0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू 0 प्लस डी डब्ल्यू, यानी डी थीटा डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। आगे दूसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में डी थीटा इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए लिख सकते हैं 0 बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 को समझिए। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत किसे कहते हैं, समझिए आंसर में। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हैं तो दोनों तरंग एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए एक दूसरे से होकर गुजरती है तो स्पेस या समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। या इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए सेक्शन सी, 5 अंक के प्रश्न देगा सेक्शन सी में, जिसमें आपको कोई 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। देखिए सवाल नंबर 15 को, एक विस्थापन तरंग को y बराबर 5 साइन इंटू 500 t प्लस 50 z द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्नलिखित का परिमाण निकालें, वैल्यू निकालें। पहला, तरंग की प्रवाह की दिशा। ए नंबर, तरंग की प्रवाह की दिशा हो जाएगा माइनस z अक्ष के अनुदिश, ठीक है। आगे बी नंबर बोला है तरंग आवृत्ति, तरंग आवृत्ति को निकाल लीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 75.61 हर्ट्ज। आगे सी नंबर तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का आंसर आएगा आपका लैम्डा बराबर 0.125 मीटर। आगे डी नंबर तरंग गति यानी भी का मान आएगा 25,000 मीटर पर सेकेंड। आगे है अधिकतम कण वेग, भी का मान आएगा 2500 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर 16, ए नंबर, धारा रेखीय प्रवाह को परिभाषित करें। धारा रेखीय प्रवाह क्या है समझिए। उत्तर, जब तरल के प्रवाह में किसी एक बिंदु पर तरल के सभी कणों का वेग समान हो और एक ही मार्ग से होकर गुजरते हैं तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। आगे देखिए बी नंबर, द्रव्यमान के संरक्षण के आधार पर द्रव के प्रवाह के लिए निरंतरता का समीकरण प्राप्त करें। निरंतरता का समीकरण प्राप्त करना है आपको। देख लीजिए, बढ़िया से इक्वेशन को हम प्राप्त कर दिए हैं, आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़िया से देख लीजिए, ए भी इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत आ गया, ठीक है। चलिए आगे है सवाल नंबर 17, ए नंबर, गहराई के साथ जी यानी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की भिन्नता पर चर्चा करें। देख लीजिए,
गहराई के साथ जी का मान घटता है। ठीक है, गहराई के साथ जी का मान घटता है, कम होता है। आगे देखिए बी नंबर, ऊंचाई के साथ स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की भिन्नता पर चर्चा करें। ठीक है, ऊंचाई के साथ भी स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है, चलिए बढ़िया से देख लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर 19 को समझिए। तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार क्या है? विभिन्न प्रकार के तापीय प्रसार का वर्णन करना है। ठीक है, तापीय या ऊष्मीय प्रसार क्या है? विभिन्न प्रकार के तापीय या ऊष्मीय प्रसार का वर्णन करना है। जब किसी द्रव्य को उष्मा दिया जाता है तो वह फैल जाता है, इसी घटना को तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, गैस का तापीय प्रसार सबसे अधिक होता है, यानी गैस जल्दी फैलता है। ठीक है, ठोस का तापीय प्रसार सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोस जल्दी नहीं फैलता है, प्रसार जल्दी नहीं होता है। मतलब ठोस का तापीय या ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होगा, उससे अधिक द्रव का होगा और सबसे अधिक गैस का होगा। आगे देखिए पहला वाला, ठोसों में तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार देख लीजिए। ठोस में देखिए तापीय या ऊष्मीय प्रसार, बढ़िया से देखिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे है 2 नंबर, क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रफल का प्रसार को समझिए। देखिए आगे और एक है आयतन प्रसार। देखिए आयतन प्रसार को समझिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग का फिजिक्स मॉडल सेट 2 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देख लिए और समझ में आ गया और कंप्लीट भी हो गया। अब मिलेंगे मॉडल सेट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।